गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और जनाब ये दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और जनाब आज मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, वो ये है कि खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, खुशी क्या है, इत्मीनान क़ल्ब क्या है और खुशी और इत्मीनान क़ल्ब कैसे हासिल की जा सकती है। ये जो सवाल है ना हम सबके जहन में कहीं ना कहीं आता है, मगर इस मसले को सुलझाने की बजाय हम मज़ीद अपने ख़यालात में उलझते ही जाते हैं। और अगर थोड़ा सोचें ना तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसका जवाब ख़ुद हमारे पास ही मौजूद होता है। और अक्सर औक़ात हम ख़ुद को ख्वाहिशात का ग़ुलाम बना लेते हैं और इसके हसूल के लिए तमाम जायज़ और नाजायज़ ज़राए भी अपने इस्तेमाल में लाते हैं। और दरअसल यही जो नुक्ता है ना, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ख्वाहिशात की दुनिया इतनी वसी तर हो जाती है कि इसमें ठहराव मुमकिन नहीं हो पाता है और इंसान इस भंवर में ऐसा फंस जाता है कि फिर निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में हर टाइम लगा रहता है और ख्वाहिशात पूरी होती जाती हैं, लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं मिलता है, क्योंकि वो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ना कुछ ऐसे काम भी कर जाता है जिससे वक्ती तौर पर तो शायद उसे ज़रूर खुशी मिलती होगी, लेकिन इत्मीनान और क़ल्ब को सुकून नहीं मिलता है। खुशी बहुत आर्जी होती है, टेम्परेरी होती है, जबकि असल ख्वाहिश इत्मीनान की होती है कि सुकून आपको मिले, और जिसके लिए कहा भी गया है कि बेशक अल्लाह का ज़िक्र ही दिलों को इत्मीनान और सुकून देता है। बेशक इसमें कोई शक भी नहीं है। और इत्मीनान क़ल्ब भी है जो जनाब मौत सामने देखकर भी नहीं घबराता, बल्कि इस ईमानत यानी कि ज़िंदगी की हिफाजत करता है, और जब मालिक वापस मांगता है तो आसानी से इसके हवाले से उसको वापस कर देता है। इसलिए हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हम जो वक्ती खुशियाँ हैं ना, उसकी बजाय इत्मीनान हासिल करने के लिए ना अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें, क्योंकि हमें वक्ती खुशी मिल जाती है, हमें छोटे छोटे मोटिव्स मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारा एक बड़ा गोल होता है, हमारा जो बड़ा मकसद होता है ज़िंदगी में, हमें वो नहीं मिलता। और वो मकसद यही होना चाहिए कि हमें इत्मीनान क़ल्ब हो, सुकून हो हमारी ज़िंदगी में, तभी हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बेशक आपको टेम्परेरी खुशी कितनी ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर आपका दिल सुकून में नहीं है, इत्मीनान नहीं है, अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक खदशा पैदा होता रहता है कि क्या ये खुशी परमानेंट है या नहीं है, आज है कल है या नहीं है, इस तरह के अगर वसवसे आपके दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अंदर से खुश नहीं है, आपका जो दिल है वो सुकून में नहीं है, इत्मीनान क़ल्ब नहीं है आपको। तो इसलिए ख़ास तौर पर अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए उस तरह के रास्ते ना अपनाइए कि जिससे दूसरों का भी नुकसान हो और एट द एंड आपकी ज़ात को ज़्यादा उसके हवाले से नुकसान पहुँचे। तो आज का ये पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मज़ीद भी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और एक्सपर्ट से इनका इलाज और बेहतर एहतियात जानते हैं। तो जनाब इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को टाइफाइड जैसी ख़तरनाक बीमारी ने अपने घेरे में लिया हुआ है। और टाइफाइड बुखार, जिसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है, और ये इंसानी कैरियर से खुराक और पानी में मुंतकिल होता है, जहाँ से इसे दूसरे इंसान में मुंतकिल किया जा सकता है। और अगर इलाज ना किया जाए तो टाइफाइड जानलेवा भी बन सकता है। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए आलमी सतह पर देखा जाए तो सालाना 21 मिलियन से ज़्यादा लोग अब भी टाइफाइड बुखार से मुतासर होते हैं, और उनमें से तकरीबन 2 लाख इससे मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। ताहम टाइफाइड क्या है, इसका इलाज और एहतियात के हवाले से जानेंगे, और कौन कौन सी जो ग़िज़ा है, कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिससे ये टाइफाइड हो सकता है और जिससे इज्तनाब करना चाहिए और जिसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही की तरफ आऊँगी। टाइफाइड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आजकल में, गर्मी की शिद्दत भी है एक तो बहुत ज़्यादा, तो क्या वजह है कि इतने ज़्यादा टाइफाइड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रूट कॉज क्या होती है इसकी? रूट कॉज तो वही है जो हमेशा पाकिस्तान का या थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ का मसला है, जिसमें गंदा पानी और पुअर सैनिटेशन, स्वेज के मसाइल,
गंदी चीज़ों का खाने पीने में यूज़, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अच्छा। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हर जगह से रेड़े से और हर जगह से खाया जाता है, और हैंड वॉशिंग, बर्तनों की सफाई ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में उस स्टैंडर्ड लेवल की जिसमें होनी चाहिए। टाइफाइड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी। डायरिया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा है और टाइफाइड बहुत ज़्यादा है। तो टाइफाइड जो है एक ऐसा ग्राम नेगेटिव जरसूमा है, एक जरासीम है कि जो कि पानी के अंदर इंसान के जिस्म में और इंसान के जिस्म से बाहर पानी में भी जिंदा रहता है। और वो जब लोड्स ऑफ टाइफाइड पानी के गंदे पानी के साथ इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, तो अगर आपका मैदा स्ट्रॉन्ग हो और मैदे के अंदर तेज़ाब हो तो काफ़ी हद तक अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो वो जरासीमों को मार देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। लेकिन अब कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बच्चे हैं या उनके कोई दवाइयों पे हैं, तो वो मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपरली नहीं होता तो वो जरासीम पास ऑन हो जाता है। जब वो छोटी आंत में चला जाता है तो वहाँ पे वो इसी तरह का जख्म बना लेता है, जैसे आप समझ लें कि स्किन के ऊपर एक पस्ट्यूल बन गया या एक अल्सर बन गया। जी। वहाँ से वो जरासीम हमारे पेयर्स पैचेस होते हैं, आंत के अंदर एक लिम्फाइड टिश्यू होता है उसके अंदर चला जाता है, और फिर वहाँ से ब्लड में, जब वो ब्लड में पहुँच जाता है तो चारों तरफ फैल जाता है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स आता है जिसके साथ मरीज फीवर के साथ पहुंचता है। अब टाइफाइड का प्रॉब्लम यह है कि टाइफाइड के साथ जब फीवर के साथ पेशेंट आता है तो उसमें अक्सर जो है वो डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है कि ये किस वजह से है, क्योंकि मरीज को कुछ भी हो सकता है। यानी जरासीम जब सारे आज़ा में पहुंच गया तो हो सकता है मरीज गर्दन तोड़ बुखार के साथ आ जाए, हो सकता है मरीज खांसी के साथ आ जाए, चेस्ट इन्फेक्शन नमूनिया के, हो सकता है मरीज पैंक्रियाटाइटिस के साथ आ जाए, लबलबे की सोजिश के साथ आ जाए। तो ये सारे मसाइल हैं, मतलब डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। जी, पेशेंट को फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा। कुछ पेशेंट्स जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो रहे होते हैं। और इसमें सबसे जो बुरी बात है वो ये कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस जरासीम के ऊपर बजाय काबू पाने के इसको और दवाइयों के साथ ट्रीट कर करके रेजिस्टेंस पैदा कर। अब हमारे पास ऐसी स्ट्रेन्स मौजूद हैं जो एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइप की स्ट्रेन्स हैं, और वो एक या दो दवाइयां हमारे पास रह गई हैं जिसके साथ वो काबिल इलाज है। अदरवाइज वो कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स हैं जिसमें हमारे पास सारी दवाइयों के साथ वो रेजिस्टेंट हो चुका है जरासीम। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर हम बहुत उसको मुश्किल से इलाज एक तो मुमकिन है, डायग्नोसिस उसकी मुमकिन है, और कल्चर की रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लगते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ वही ओल्ड फैशन टाइफी.IgM या पुराने टेस्टिंग विडाल टेस्ट जो कि पूरी दुनिया में ऑब्सोल्यूट हो चुका है, पाकिस्तान में भी वो मौजूद है, और आपको 4-5 दिन इंतजार करना पड़ता है कब कल्चर की रिपोर्ट आएगी और ट्रीटमेंट कराया जाएगा, जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, हाँ। उसके बाद स्टूल कल्चर है। जी। इसके साथ में हमें पता चल जाता है कि भाई ये टाइफाइड का मरीज या टाइफाइड का मसला है। और फिर दवाइयाँ, पहले तो सेफ्ट्राक्सोन एक दवाई होती थी जो हर बंदे को मिलती थी और वो उससे काफी ज्यादा लेता था, हाँ। इंजेक्शंस लगते थे उसके। अब उससे भी रेजिस्टेंस हो चुकी है, तो उसकी वजह से फीवर सेटल ही नहीं होता। तो और फिर ये इतनी ज़बरदस्त इस तरह बात मैं बताता चलूँ कि ये रेजिस्टेंट के साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनको कैरियर बन जाते हैं। जब ये जरासीम खून के ज़रिए पित्ते में पहुंच जाता है और वहाँ बैठा रहता है, और उसके साथ ये सारे लोगों के पॉटी के साथ जो है स्वेज में जाता है और फिर हर बंदे को मिलता है। वो ये जो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर हिबा, क्या कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं? एक तो पानी बहुत बड़ा है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरी कौन कौन सी ऐसी डाइट्स हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से टाइफाइड का शिकार हो सकते हैं हम? पहली चीज़ आजकल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोगों को चाहिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ओके। सेकंड थिंग ये हाइड्रेटेड किस तरह रखा जाए, कोशिश करें लेमन का इस्तेमाल करें, क्योंकि लेमन हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। कंटेमिनेटेड फूड जो फ्रूट्स हैं उनको कोशिश करें अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ करके उनको हाइजीन करके फिर यूज़ करें, क्योंकि आजकल थोड़ी सी गली सड़े भी फ्रूट्स घर वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई नहीं होता, ऊपर से काट लो, साइड से छिलका काट लो, खा लो। बट बच्चे बहुत आजकल सेंसिटिव है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, क्योंकि वो ऐसे फूड ही नहीं, खुराक ही नहीं ले रहे होते जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, क्योंकि उनका लाइफ पैटर्न ही चेंज
चेंज हो गया होता है, उनका ब्रेकफास्ट कुछ नहीं है, उनका लंच कुछ नहीं है, जंक फूड ज़्यादा इन है, तो वो जो ताकत की चीज़ें हैं वो तो वैसे ही नहीं खा रहे होते। तो अगर आप बैक पे चले जाए तो पहले बच्चे जो होते थे वो हर चीज़ खाते थे, हर फूड ऐसे दूध दही मक्खन नट्स बादाम और मिल भी जाता था उन्हें, अफोर्डेबल भी था। अब क्योंकि अफोर्डेबल भी नहीं है, बच्चों की इम्यूनिटी भी कम है, तो कोशिश करें कि जो चीज़ अफोर्डेबल है, जैसे आप पिछले दिनों वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आया हुआ था, लेकिन वाटरमेलन में भी जिस पे आप देखें जाली आई होती है तो वो भी लोग कहते हैं खा लो कुछ नहीं होता, बट कोशिश करें फ्रूट फ्रेश हो और जिस टाइम पे लाएं उस टाइम पे पील करके खा लें। पील करके उसकी फ्रूट चाट बनाने में भी मैं इसको अच्छा, पिछले दिनों वाटरमेलन का भी बहुत ज़्यादा एक इशू बना हुआ था कि उसके खाने की वजह से भी बहुत से लोगों का पेट खराब हो रहा है। उसको खाने का तरीका भी तो नहीं लोगों को आता ना, वो खाने के बाद उसको पानी पी लेते हैं। अच्छा। वो वैसे ही वाटर इतना माशाल्लाह से आपको देता है, हाइड्रेटेड रखता है, और ऊपर से काट के फ्रिज में रख देते हैं उसको बंद करके। आपको चाहिए फ्रूट्स जब भी काटो उसको 5 to 7 मिनट्स में, इससे भी कम खा लिया जाए, खा लें, क्योंकि उसमें देखें हमारे एयर में इतनी पोल्यूशन है, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो वो सारा हमारे जो हम फूड खा रहे होते हैं स्पेशली फ्रूट को बहुत जल्दी हिट करती है चीज़ें, तो ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट चाट्स भी अगर हम घर में बनाते हैं बच्चों के लिए, कहते तो हैं कि काट के खा लो फटाफट, ये ज़रा फ़ायदेमंद है, लेकिन फ्रूट चाट के मैं भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो जब कट जाता है फ्रूट उसको हम मतलब उस ड्यूरेशन में खा नहीं पाते, तो बच्चे क्या करते हैं, वो जब ब्लैक सा हो जाता है या एप्पल भी ब्लैक सा हो जाता है तो वो तब खाना उसको पसंद करते हैं, बच्चों की नेचर है। तो माओं को या घर में जो बड़े हैं उनको देखना चाहिए कि फ्रूट और वेजिटेबल्स जितनी फ्रेश होती हैं उनको उतना, और कोशिश करें वेजिटेबल्स जो स्मॉल अमाउंट में वेजिटेबल है अपनी गार्डनिंग में खुद उगाने की कोशिश करें। देखें आजकल बाहर से लाकर उसको जो है ना रख के उसको पका के वो जो है ना वो चीज़ खाद की जैसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी अपनी जो है ना घर में इतनी एफर्ट करनी चाहिए ना। देखिए आजकल बच्चे वो काम नहीं कर पा रहे, जो फिर माँ बाप भी उसमें लेजी होते जा रहे हैं, तो वो कुछ बड़े माशाल्लाह इसमें बहुत हाथ रोल अदा करते हैं, अगर बड़े उसमें कर लें रोल अदा तो बच्चों की बहुत अच्छी सी जो है ना ग्रूमिंग हो सकती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा टाइफाइड और डायरिया, क्योंकि मैं खुद मदर हूँ, तो बच्चा जाहिर सी बात है बाहर से आपसे इंसिस्ट करता है कि मैंने जंक फूड खाना है, मैंने आइसक्रीम खानी है, जो भी है, तो आप उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रखें कि अगर वो वंस इन अ वीक अगर कुछ खा रहा है तो आप पूरा हफ्ता उसको वो चीज़ दे रहे हैं कि उसके आगे अगेंस्ट काम कर सके ना। सही है, मतलब अपने घर में इस तरह की कोई डाइटरी हैबिट्स जो है उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये सुना है कि टाइफाइड अगर आपको एक दफ़ा हो जाए तो ये बार बार होता है आपको, वाकई ऐसा है ये मिथ है? देखिए बार बार इसलिए है कि हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी के मसाइल हैं। ओके, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बार बार फिर वही चीज़, अब ये बग है, जरासीम है, ये दोबारा भी आपको मिल सकता है। बिल्कुल। बचा कैसे जाए? बचा कैसे जाए? बचा सिर्फ वैक्सीन के जरिए जा सकता है। अच्छा। वैक्सीन अवेलेबल है और हमने, हमारी फैमिली ने 1 साल पहले ही लगवा ली थी। सही। तो अगर आप वैक्सीन लगवा लें तो आप टाइफाइड के होने को रोक सकते हैं। बच्चों में, बड़ों में, सब में लगाई जा सकती है वैक्सीन। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं, पाकिस्तान में एक JMIR का एक सर्वे था, उसके अंदर जो है ये बताया गया कि 493 आउट ऑफ 100,000 पेशेंट्स, यानी 493 आउट ऑफ 100,000 हमारे पास टाइफाइड के पेशेंट्स आ रहे हैं। अब सोचे पाकिस्तान की कितनी आबादी और बर्डन ऑफ डिजीज कितना है। बिल्कुल, ठीक है? तो अगर हम सिंपल और हैदराबाद में एक्सटेंडेड और इसकी जो है ना ड्रग रेजिस्टेंस वालों की तो स्ट्रेन के साथ सर्ज हो चुकी है और सबको फैल चुका है। तो ये बार बार होगा जब तक हम अपने आप को सब मिलके अपने आप को ठीक ना कर लें। वैक्सीन लगवाएं। तो ये कब लगवाएं? वैक्सीन कब लगाएं? कोई मौसम है इसका या कभी भी जाके लगवा सकते हैं? आप कभी भी जाके लगवा सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड नहीं हुआ, वैक्सीन अवेलेबल, आप जाके लगवा सकते हैं। और इसकी एक ही डोज लगानी है हर साल या 6 महीने बाद लगानी है? इफेक्टिव होती है, 2 इयर्स तक इफेक्टिव होती है। आप आराम से वो लगवा लें और वो उससे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आपने और आपने घर वालों ने वैक्सीन लगवा ली है तो उससे ये होगा कि आपको नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, वो जो आपकी बॉडी के अंदर एक मुदाफ़ित क़ुव्वत पैदा हो जाएगी उसके अगेंस्ट, और वो आपको फीवर और उस तरह की अलामतें नहीं होंगी। जैसे ये जरासीम आएगा वो मार दिया जाएगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इस काबिल हो चुकी होगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खाने पीने में जो डेयरी रॉ चीज़ें हैं, कच्चा दूध पीना, ठीक है, कच्चे अंडे खाना, या हाफ बॉयल और कम पकी हुई चीज़ें खाना, ये इसकी आदत को छोड़ दें। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली खाना खा रहे हैं तो हैंड वॉश करें, अच्छा पका हुआ खाना खाएं, गरम खाना खाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर बाहर जाते हैं खाना खाने
तो उसके साथ में जो उसकी आती है ना ये दही, सलाद, इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो गरम कुक्ड खाना है उसमें तो जरासीम नहीं है, वो तो आप खा सकते हैं, फ्रेश खाना है। लेकिन अगर वो रखा हुआ खाना है, प्रॉपर वो सही नहीं है, ठंडा है, तो डेफिनेटली उसमें जरासीम होने के चांसेस होंगे। तो वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट है, पानी उबला हुआ पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। कि अगर आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये होता ही है कि हर इंसान के जिस्म में से ये पॉटी के रास्ते फैलता है, सुएज में जाता है। अब हमारे कितने ऐसे सीन हैं पाकिस्तान में कि आपकी जो वाटर लाइंस हैं, पाइप्स हैं, वो सीवरेज के अंदर से गुजर रही हैं, तो वहाँ पे कंटामिनेशन होती है, वहाँ पे वाटर जो है ना मिल रहा होता है, और वही वाटर घर में आ रहा है। अगर आपने उसको उबाला नहीं है तो वो बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली। और इस तरह की जो मूजी बीमारियां हैं वो हो सकती बार है, ना कि सिर्फ टाइफाइड, पोलियो के केसेस भी इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके पानी की लाइन के अंदर वो सीवरेज की लाइन मिल रही है। अच्छा डॉक्टर हिबा, जो हमारे घरों में ये बड़ी कॉमन सी है कि ख़वातीन की ये ज़्यादातर कॉमन प्रैक्टिस होती है कि ज़्यादा नहीं पकाया जाता तो वो 3-4 खाने पका के फ्रीज़ कर लेती है और ईजीली निकाल के खिला दिया बच्चों को भी और घर वालों को भी, कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो क्या ये जो फ्रीज कर दिए जाते हैं और उसको दोबारा निकाल के खाया जाता है, तो ये भी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं? डीप फ्रोस्ट हुई हुई चीज़ करती है आपको कंटेमिनेट, लेकिन अगर उसमें मटन है या हाफ कुक करके रखा है आपने तो दैट इज़ फाइन, बट वेजिटेबल्स को कभी भी फ्रीज करके डीप फ्रोस्ट ना किया जाए। अच्छा। वेजिटेबल वैसी भी बेचारी जैसी जिस हालत में हमारे पास पहुंचती हैं तो उनका हाल कुछ भी नहीं रहता ना, तो कोशिश करें फ्रेश आप फूड आप कुक करें। और दूसरा ये कि वेजिटेबल्स को जिन पानी के साथ उगाया जाता है वो भी तो हमें पता ना कि किस तरह का पानी उन्हें दिया जा रहा होता है। तो आप उसको मतलब फ्रीज करके उसको डीप फ्रोस्ट करते हैं और फिर उसके अंदर क्या बचता है वो आपके लिए वैसे भी फायदेमंद नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं जैसे गोश्त आया है और मटन है, बीफ है, इसको धो के उसका मतलब ब्लड फिनिश करके उसको हल्दी एंटीऑक्सीडेंट लगाकर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, दैट इज फाइन। जैसे सर ने कहा है कि बॉइल्ड वाटर, हमारे अमूमन यहाँ पे आवाम बॉइल्ड वाटर बहुत ज़्यादा कर देती है। वो क्या करती है, पका के उसके बाहर जितनी स्टेन होती है वो कहते हैं भाई जी ये तो बॉयल, अब पक्का बॉयल हो। बॉइल्ड वाटर का भी तरीका है, आपको जब बबल्स बनने लग गए दैट इज इनफ, वो बॉइल्ड है। उसको पका के उसकी सारी सॉल्ट एंड सारे इंग्रेडिएंट अंदर से उसको खत्म करके और फिर वो पानी पिया जाता है और आपने देखा होगा वाइट सा होता है, वो नीचे भी रह जाती है। तो बॉयल भी तरीका है, माएँ इस तरह नहीं करती घर में, वो कहती है रख कर छोड़ देती हैं ओपन एयर में, तो वो सारा मॉइस्चर भी मतलब ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब बबल्स बनने लग गए हैं तो बबल, जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि जब बबल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तब बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो बॉइलिंग प्रोसेस 1 to 2 सेकेंड्स का होता है, उसके बाद आपको फ्लेम बंद करके ऊपर से ढक दें उसको, ठीक है। तो ये बॉइलिंग का प्रोसेस बहुत है। और कोशिश करें जो फिल्टर्ड पानी है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आप अगर फिल्टर लगाया हुआ घर में तो उसको भी महीने बाद देखें कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना गंदगी आई होती है, तो वो हम महीने बाद नहीं चेंज करते, हम 3-3 महीने बाद चेंज करते हैं। तो फिर कहा जाता है पानी गंदा है, टैंकी घर की नहीं साफ हो रही होती, उसको भी हम नहीं साफ करवाते। आलकसी के बारे में 6-7 महीने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी डेली रूटीन में अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर कर लें तो ये चीज़ों से आप बच सकते हैं। वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द बिग साइन कि आप उसको करवा लो, उसके साथ आपको अपनी प्रिकॉशंस भी करना बहुत ज़रूरी है, साथ लेना बहुत ज़रूरी है। और फ्रीज़ हुई हुई चीज़ों की अगर आप दोबारा बात करें तो उसमें मैं वेजिटेबल्स को नहीं प्रेफर दूंगी कि वो फ्रीज़ की जाए। ओके। और दूसरा ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग जब बाहर निकलते हैं तो वाटर बॉटल अपनी साथ नहीं रखते हैं और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे मशरूबात हैं जिनके ठेले लगे हुए होते हैं और वो पी लेते हैं बाहर, और हमें नहीं पता कि वो किस तरह का पानी यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये भी एक कॉज हो सकती है, इट्स अ बिग कॉज, लीडिंग कॉज हो सकती है। डब्बे वाला दूध तो वैसे सिंथेटिक है तो चले हम कहते हैं वो प्रिजर्व हुआ होता है, लेकिन ये जो ठेले पे लगाया होता है तो ये, क्योंकि देखें हाइजीन नहीं है, हमारे एयर में इतनी पोल्यूशन है और जिस पानी को यूज़ कर रहे होते हैं वो तो बिल्कुल भी कह लें फिल्टर भी नहीं होता, बॉइल्ड भी नहीं होता। तो वो अच्छा कुछ होते हैं, कुछ टाइम तक वो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो पी लेते हैं, हम तो रोज़ पीते हैं, हमें कुछ नहीं होता। क्या होता है वो उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कुछ टाइम तक उनका साथ देती है और उसके बाद वो फिर पता नहीं चलता कि हमें बुखार चढ़ गया, हमें क्या हो गया, हम इस तरह बीमार हो गए, हमें ये बीमारी में शिकार हो गए। तो सबसे ज़्यादा हिट पानी से या फूड से जो होती है वो टाइफाइड है। तो डायरिया, टाइफाइड और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन आजकल इसलिए क्योंकि छोटे छोटे ठेलों में लोगों ने जूसेस, कंजवी ये बना कर रखी हुई हैं, तो कोशिश करें इससे अवॉइड करें। अपने घर में साफ़ सुथरी चीज़ पी लें, या जैसे कॉफ़ी एरियाज़ हैं उनमें भी जाकर ये चीज़ें पीना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उनका कोई गारंटी नहीं होती कि आपको फिल्ट्रेट पानी है। या जैसे सर ने बात
बाकी हॉट गर्म जो चीज़ें हैं वो जैसे आपके पक कर अभी फ्रेश आई हैं उनको प्रेफर ज़्यादा दें। दही सलाद जो रेस्टोरेंट से आया इन मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब इसका इलाज थोड़ा उसके हवाले से बात कर लेते हैं, कितनी देर इसका इलाज चलता है, ट्रीटमेंट, कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें यूज़ की जाती हैं? देखिए इससे पहले हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या मसला हो सकता है कि जो जानलेवा साबित हो सकता है। उसमें आंत का फट जाना, परफोरेशन हो जाना या ब्लीडिंग हो जाना बड़ी आंत से या छोटी आंत से। सीवियरिटी भी हो जाती है। जी इतनी ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है कि खून बहना शुरू हो जाता है या आंत फट जाती है, उसके लिए हमें फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ता है। ओह माय गॉड। ठीक है, या अगर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपके पास हो तो उस एरिया को क्वालिंग करवानी पड़ती है। ओके। या गर्दन तोड़ बुखार के साथ हमारे मरीज चले जाते हैं, यानी 2 लाख आपने बताया कि मरीज सालाना हमारे मर जाते हैं इसके साथ। जी। अब 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयाँ जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमारा कुछ इमिपेनम ग्रुप के कुछ दवाइयाँ हैं, कार्बिपेनम्स हैं। अच्छा। और कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, ये अच्छा। कुछ है, ये हमें फिर पूरे 14 डेज़ के लिए देनी पड़ती है। हम करते क्या है कि हम जैसे ही मरीज़ आता है फीवर के साथ, जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि ये टाइफाइड फीवर है, उसमें हम पहले दिन से ही जब हाई ग्रेड फीवर होता है उसके कल्चर्स भेज देते हैं। अच्छा। और एक एम्पिरिकल थेरेपी दवाई की शुरू करवा देते हैं। जैसे ही हमें 3-4 दिन के बाद वो रिपोर्ट मिल जाती है तो फिर उसको सेंसिटिविटी के हिसाब से, अगर हमें उसमें साल्मोनेला टाइफाइड आ गया है, अच्छा, तो फिर हम उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से वो दवाइयाँ 10 से 14 दिन प्रॉपरली दी जाती हैं ताकि मरीज़ को प्रॉपर इलाज हो सके उसका। अगर आप दवाइयाँ नहीं देंगे, प्रॉपर पार्शली इलाज करेंगे, यानी आपने 7 दिन कर लिया, 8 दिन कर लिया और वो जरासीम मुकम्मल तौर पे नहीं है, तो यू आर मेकिंग देम रेजिस्टेंट टू दीज ड्रग्स आल्सो, एंड देन you will be having an other strain of the salmonella typhi which is going to be ड्रग रेजिस्टेंट टू ऑल ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो वो फिर मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसकी तशखीस में भी थोड़ी सी मुश्किल आती है, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका नहीं पता चल रहा होता कि वो टाइफाइड का शिकार है। टाइफाइड के लिए जब जैसे बताया गया, फीवर के लिए एक मेडिसिन का एक सिंपल सा रूल है। अगर आपके जिसम में फीवर हो रहा है तो जितने भी आपके सिक्रीशंस हैं, लाइक बलगम अगर है या ब्लड है, स्पाइनल दिमाग के अंदर फ्लूइड है, यूरिन है, हम सब चीज़ों का कल्चर कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अब देखिए ना, एक कल्चर जो टेस्ट होता है आपको पता है वो कितना महंगा है, 5 से 6 हज़ार के करीब वो होता है कल्चर टेस्ट। और लेकिन एक अगर गरीब आदमी है उसने टेस्ट कराना है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इतना महंगा टेस्ट, तो वो क्या कर सकते हैं? बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कल्चर्स फ्री भी हो जाते हैं। अच्छा, मसला ये है कि कल्चर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। जो सिवियरिटी है मसाइल की, अगर हम यही दवाइयाँ जो कल्चर पे हमें पता चल रहा है कि ये सेंसिटिव हैं और हम उनको दवाइयों को इलाज भी कर रहे हैं, अगर यही दवाइयाँ हम अक्रॉस द बोर्ड हर बंदे को देना शुरू कर दें तो फिर ये दवाई भी फारिग होगी। प्रॉब्लम समझें। तो इस इलाज और मुश्किल तशखीस के अमल से बचने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। सही। कि आप उस चीज़ की तरफ जाएं ना, बजाय ये कि आप इतना पैसा उस पर खर्चें, आप कुछ थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। लेकिन लार्जर स्केल पे किस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं? बिकॉज इंडिविजुअली तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिवरेज के लाइंस हमारे पानी की लाइंस के साथ आ रही हैं और ये बाहर जो ठेले वगैरह लगे हुए होते हैं वहाँ से लोग, मतलब हमारी एक मेंटालिटी है ना कि हमने बाहर जाना है, हमने पी लेना है, तो इस तरह की चीज़ों से किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? इसी पर्पज़ के लिए हम बैठे हुए ना, हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि हम किसी तरीके से लोगों को समझा दें, जो आम लोग हैं उनको हम किसी तरीके से समझा दें कि भाई ये काम नहीं करना, और हम बहुत आसान ज़बान में समझा रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो पानी साफ, हैंड वॉशिंग, बाजार से खाना पीना, गंदी जगहों से खाना पीना और कम पका हुआ खाना, ठीक है, कच्ची चीजें खाना। बहुत सारे लोग कच्ची चीजें खाने के शौकीन होते हैं, हाँ। ठीक है, तो वो उससे अवॉइड किया जाए, खास करके क्योंकि सिर्फ टाइफाइड ही नहीं है, हेपेटाइटिस ए और ई भी उधर से फैल रहा है, बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर, एक बार जाते जाते क्या कमेंट करना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ जो मैंने बात की थी कि इम्यूनिटी बच्चों की आजकल स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे क्योंकि छोटे बच्चे पानी पीने में आलकसी करते हैं और उनको भूल जाता है और वो पानी पीते नहीं हैं, और उसकी वजह से वो ना पानी पीने की वजह से जो है ना बहुत सी बीमारियों में मुबतला होते हैं। तो कोशिश करें कि उनको हाइड्रेटेड रखें और पानी का इस्तेमाल किसी भी एंगल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर आसिफ रजा जैदी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर हिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और इससे जुड़े शहरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। तो जनाब, बात करते हैं शहरियों के सबसे दरीना मसले महंगाई की। मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नज़र महंगाई को तो जैसे पर ही लग गए हो, और मटन और बीफ को तो रहने ही दीजिए, अलबत्ता चिकन कुछ अरसे पहले तक मुतवसत और आम तबके की पहुंच में था, लेकिन अब गरीब आदमी के लिए चिकन तो दूर की बात जनाब, सब्जी के साथ 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि फ्रूट तो इतने करीब तक आते ही नहीं है, इसलिए ज़रा दूर से देखकर ही हम लोग ना दिल अपना भर लेते हैं। गरीब जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि शहरी अक्सर ये शिकवा करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे होते हैं कि उन्हें सब्ज़ी, फल और जो चिकन की कीमतें हैं वो मार्केट रेट से महंगी मिल रही होती हैं, और उधर गरीब की सवारी भी अब जेब पर भारी होने के बाद अब नायाब होने को है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि खाम माल की अदम दस्तयाबी की वजह से सुजुकी का अपना मोटरसाइकिल प्लांट बंद करने का ऐलान सामने आया, और जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, और साथ ही साथ कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को आगाह करते हुए कहा है कि आइंदा का लायामल बाद में तय किया जाएगा। दूसरी जानिब अद्वियात की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अद्वियात की कीमतों में 20 से 70% तक इजाफा कर दिया, और मतलब कि जनाब गरीब के लिए तो बीमार होना भी जैसे गुनाह करने के मुतरादिफ हो गया, और शायद इस सूरत हाल में गरीब बीमार होने पर मरने को तरजीह देगा। तो महंगाई की सूरत हाल आपसे शेयर करेंगे, मजीद क्या क्या महंगा होने वाला है, और आने वाले दिनों में अवाम किस तरह की नई मुश्किलात का सामना कर सकती है, और जनाब जो प्लांट्स बंद हो रहे हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल कादिर हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अब्दुल कादिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और तनवीर अहमद शेख साहब हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं पाकिस्तान ऑटोमेटिव एसोसिएशन के। तनवीर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। तनवीर साहब, आप ही से शुरू करूँगी। ये जो तमाम तर सूरत हाल है, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट कहाँ तक पहुँचा हुआ है, और जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी हमारी कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद होती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी बंद होती है, दूसरी के बाद तीसरी बंद होती है, तो किस तरह इसको आप बयान करेंगे सारी सूरत हाल को? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया बुलाने का। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़तरनाक है एज ए इंडस्ट्री के लिहाज से। जिस तरह की इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो इसके इम्पैक्ट जो है, जैसे इंडस्ट्री के सारे लोग कहते थे कि ये आएगा और इसका यही होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती जाएगी, इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और इसको अगर इस तरह ही लेके चलते रहे तो अब उसका अगला स्टेप जो ये आया कि प्लांट बंद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट जो है किसी जगह पे एक जो है ना स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, एक जगह रुकना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखें कि डॉलर जो है इस वक्त हर दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि डॉलर में 5 रुपये 7 रुपये जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस तरह बिजली के प्राइसेस जो हैं वो डेली तीसरे चौथे दिन बढ़ जाते हैं। फिर आपके गैस प्राइसेस हैं, तो डिफरेंट ये सारी चीज़ें मिलाएं को जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो है वो इम्पैक्ट आएगा, और जो है उसको इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपको डिस्टर्ब करेगा, और आपके प्लांट जो है वो फिजिबल नहीं रहेंगे, वो फिजिबल नहीं होंगे, और वो बंद होने के दहाने पर पहुंच जाएंगे। अब्दुल कादिर, सही सिचुएशन को कैसे आप एलैबोरेट करेंगे? इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, चिकन की आप सूरत हाल देख रहे हैं, बीफ मटन तो वैसे ही गरीब आदमी के पहुंच से दूर था, सब्जियां भी अब इतनी महंगी हो गई आसमान को बातें कर रही हैं, और ऊपर ये जो एक के बाद एक इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, तो किस तरफ जा रही है हमारी जो पाकिस्तान की तरक्की है? हम तो पीछे बैक गियर हमें लग रहा है, फॉरवर्ड तो नहीं जा रहे हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद होती है तो देखिए महंगाई जो है वो हर दौर में हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि एशिया की कीमतें जो हैं वो उनकी जो इजाफे की शरह है वो रुक गई हो। इजाफे की शरह में फ़र्क कह सकते हैं कि महंगाई की शरह जो है उसमें तब्दीली आई है। अच्छा। लेकिन साथ साथ लोगों को रोज़गार का मसला नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो रोज़गार के और जो है मतलब इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इंडस्ट्री बंद होने का मतलब ये है कि आपकी जो, अगर हम मार्केट को एनालाइज करें तो उसमें उस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है वो आना बंद हुई, बिल्कुल जितनी पड़ी हुई है या जो उसकी अल्टरनेट जो है या जो उसके मद्दे मुकाबिल दूसरी इंडस्ट्री उसे बना रही है वो कीमतों को बढ़ाएगी, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी बढ़ने के साथ जो है महंगाई और बेरोज़गारी दोनों का जो है वो एक ख़ास शरह तक साथ होना ज़रूरी है, लेकिन अगर उसमें गैप बढ़ता जाए
तो वो जो है वो लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहता। इस वक्त भी देखें जो पाकिस्तान में सालाना महंगाई की शरह जो है वो 35% से ज़्यादा है। यानी कि आपकी जेब में अगर जो 1 लाख रुपया है इस वक्त जो है उसमें से 35,000 या 40,000 आप निकाल दें, बाकी 60,000 है उसमें आपने गुजारा करना है अपना। एक तो ये महंगाई होगी, दूसरा जो है उसके साथ बेरोज़गारी होगी कि घर के जो 4 अफराद कमाने वाले थे या 2 अफराद कमाने वाले थे उनमें से एक तो बेरोज़गार होकर घर बैठ गया हुआ है और उस वजह से भी मसाइल बढ़े हैं। आपने कहा कि जिस तरह सब्जियां, फल और दीगर अशिया ज़रूरिया जो है ये तो नेसेसिटीज़ हैं, ये तो लोगों ने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। इसके बगैर तो अपने बच्चों को वो नहीं पाल सकते, बच्चों को खाना नहीं दे सकते, ख़ुद वो खाना नहीं खा सकते। और उसके साथ आपने कहा कि जैसे गरीब की सवारी है, अब सवारी महंगी होने का मतलब जो है वो पूरी सोसाइटी का जो बिज़नेस जो पहिया है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो खेतों से मंडियों तक सब्जियों की नकलो हमल है वो भी एक व्हीकल पे होनी है, उसकी कीमत बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो बिज़नेस कैपिटल में आएगी। और इसी तरह मंडियों से दुकानों तक आने वाला जो चाहे वो रिक्शे पे हो, चाहे वो पिकअप पे हो, चाहे वो टैक्सी पे हो या बाइक पे हो, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। फिर जब आप उसको लेने जाते हैं तो आपको उसकी कीमत दुगना अदा करना पड़ती है, क्योंकि जब आप मंडी तक जाते हैं तो आपको पेट्रोल की कीमत भी अदा करनी पड़ती है और सवारी की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ये अल्टीमेटली जो है पूरी जो है मईशत को डिस्टर्ब करता है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मार्केट में वो मार्केट्स जहाँ पे कभी लोग सिफारिशों से दुकानें, शोरूम्स ढूंढा करते थे कि हमें जो है वहाँ पे यार जेल रोड पे कोई गाड़ियों का शोरूम जो है वो देख दें, हम जो है वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। अब वहाँ पे जाएंगे तो आप वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं बराए फ़रोख्त के और किराए के लिए खाली हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो मईशत की जो सूरत हाल है वो क्या है। इसी तरह मैकलोर रोड पे आप चले जाएं, मोटरसाइकिल की शहर में मरकज़ी जो है इसे मार्केट कहा जाता है, 2400 घंटे वहाँ पे जो है वो एक मेला लगा रहता था कि कोई नई मोटरसाइकिल लेने आया हुआ है, कोई पुरानी मोटरसाइकिल देने आया हुआ है, कोई मॉडल देखने आया हुआ है कि कौन सा मॉडल जो है वो आ चुका है, वो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। अब सूरत हाल ये है कि सारा दिन जो है वो डीलर बैठा रहता है, जो एक दिन में 10 मोटरसाइकिल या 15 मोटरसाइकिल बेचता था वो अब एक हफ्ते में 2 से 3 मोटरसाइकिल पे आ चुका हुआ है। अब जिसके पास सवारी है उसकी कोशिश यही है कि इसी के ऊपर पैसे लगा के इसको जो है वो मेंटेनेंस इसकी करा ली जाए, इसको चलता जो है ना वो रहने दिया जाए, बजाय इसके के मॉडल अपग्रेड किया जाए या बेहतर किया जाए। इन तमाम अवामिल का जब इनको अखज़ करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ जाता है, जिसे कहते हैं ना म्यार ज़िंदगी जो है वो कहाँ पे है। ये भी एक जो है इंडेक्स होता है जो दुनिया के तमाम ममालिक में होता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड या म्यार ज़िंदगी क्या है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आपको गाड़ी की सहूलत है, आपको सफरी सहूलत है, आपको हेल्थ की सहूलत किस लेवल की मिल रही है। वो जिस लेवल की मिल रही है आपको पता ही है कि 20 से 70% तक जो है वो अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं है, फिर लोग अपनी जो गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें खरीदने की कोशिश करते हैं, उनकी कीमतों में इतनी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जिस तरह अब्दुल कादिर बयान कर रहे थे कि जो कैपेसिटी है ख़रीदने की कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई हुई है, तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, या जो दुकानदार हैं वो उनको कितना बेयर करना पड़ रहा है नुकसान? जी इस वक्त तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यूजुअली इस वक्त जो जापानीज़ मॉडल्स जो हैं जितने भी 2 व्हीलर्स में हैं उनकी सेल 30% ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा। और इसमें जो चाइनीज़ मॉडल्स हैं उसकी मोर देन 60% सेल ड्रॉप हो चुकी हुई है। तो एकदम ये बिज़नेस जो एक स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल चेंज होकर रह गया है। उसकी एक और सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया है, इस वक्त 22-23% से ऊपर का भी इंटरेस्ट रेट है, तो इसलिए लोकल फाइनेंसिंग भी बहुत मुश्किल हो गई है इस वक्त। आप देखें कि ज़्यादातर ये जो मोटरसाइकिल का बिज़नेस है वो ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है ना वो लोग लेते हैं। तो इस वक्त लोगों की जो है इनकम इस इन्फ्लेशन की वजह से इतनी डिस्टर्ब हुई है कि वो उसके ऊपर वो किस्तों पर भी वो बाइक जो है वो लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब अनटिल अनलेस कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर प्रॉपरली अब रिफॉर्म करे, एक जगह पर जाकर गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में उनको एक स्टॉप करना चाहिए। देखिए हमेशा से बिज़नेस कम्युनिटी हम यही बात करते रहे हैं कि आप जो भी गवर्नमेंट आए बिज़नेस कम्युनिटी सबके साथ है। हमारा मेन मकसद तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी के ऊपर काम करे, ताकि प्रॉपर एक 3-4 साल की जब प्लानिंग होएगी
तब आप इंडस्ट्री वाले भी जो है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और इस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो आएगी जी। आप देखें अब जो रोज़ बरोज़ जब आप रोज़ नए प्राइसेस होंगे तो आप अपनी कॉस्ट को कहाँ लेकर जाएंगे। यही वजह है कि फिर आपकी जो है वो कैपेसिटीज़ और ये सारी प्रोडक्शंस कम होती जा रही है। रोज़ तनवीर साहब किस तरह मतलब ये कॉस्ट निकाली जाती है? बिकॉज़ हर हफ्ते मेरे ख्याल से कि मोटरसाइकिलों की भी कीमतों में इजाफा हो रहा है। हर हफ्ते हम पढ़ते हैं कि आज इतने 1000 रुपये हो गए, आज इतने 1000 रुपये हो गए, तो इस वजह से भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो रही। तो ये किस तरह एनालिसिस किया जाता है? देखिए इसमें जो इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे इस वक्त LC नहीं खोली जा रही। अब आप जब सप्लाई चेन अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी और आपको आगे 3 महीने की प्लानिंग में आपके पास सप्लाई चेन के लिए LCs ही नहीं होंगी तो आप कैसे अपनी कॉस्ट को जो है ना फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए इस वक्त ये होता है कि इस वक्त जिसके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है प्रॉपरली तो वो अब सही मेकर्स के पास, OEMs के पास तो उस तरह की सप्लाई चेन नहीं है क्योंकि LCs नहीं खुल रही। अब जो जितना भी सामान पड़ा हुआ है ट्रेडर्स के पड़ा हुआ है, तो ट्रेडर्स से जब लेते हैं तो वो अपने मनमानी अपनी मोनोपोली के साथ उस प्राइसेस को देते हैं। तो अगर इस चीज़ को लेकर बेहतर करना है और इसमें इसकी प्राइसेस को कम करना है तो कम अज़ कम जो है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बोला था कि हम भले कोटा वाइज सबको LCs की जो है ना वो इजाज़त देंगे, वो इस वक्त शुरू करनी चाहिए ताकि सप्लाई चेन अगले 2-3 महीने के लिए तो बेहतर है। अभी उसमें जो है ना नहीं दी गई जिसकी वजह से बहुत हुआ। और फिर साथ साथ मैं आपको नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो हालात होते हैं वो ऐसे चेंज होते हैं कि मुझे याद है कि आज से 1-1.5 साल पहले 4 व्हीलर में जब गाड़ियों के ऊपर ऑन बहुत ज़्यादा थे तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट ने आके ये बोला कि आप लोग अपनी प्लांट्स की एक्सपेंशंस करें ताकि ये ऑन जो है ये कम हो और लोगों को जो है ना सही और जल्दी डिलीवरीज मिल सकें। तो इस साल 1.5 साल में हर प्लांट वाले ने, हर मेकर ने अपने प्लांट्स को जो है ना वो एक्सपेंशंस की और बड़ा कर दिया। अब आप देखें अनफॉर्चुनेटली आज ये हालात है कि 85% जो है इस वक्त प्लांट बंद हो चुके हैं 4 व्हीलर के ड्यू टू द उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि एक तो प्राइस भी है, दूसरा सबसे बड़ा कि LCs नहीं खोलने दे रहे। तो मेरा यही सबसे बड़ा मेरी यही गुजारिश होगी गवर्नमेंट के साथ भी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर भी काम करें, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी काम करें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जिस तरह तनवीर साहब बता रहे थे कि ऑन ये होता है कि अगर एक गाड़ी की कीमत जो है वो 10 लाख है तो उस पर 1 लाख या 50,000 रुपया ऑन लिया जाता है कि आपको फौरी डिलीवर कर दिया जाएगा, नहीं तो आपकी बुकिंग होगी 3 माह में या 4 माह में आपको मिलेगी। ये डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। मतलब जिस मार्केट में ऑन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है और इसलिए उसके ऊपर जो है वो एक किस्म की ऑन इसको एक नाम दे दिया गया। बेसिकली ये एक रिश्वत ही होती है कि आप अभी पैसे दें, अभी गाड़ी अभी आपके पास गाड़ी अब हुआ ये कि पिछले दिनों में जो 800 सीसी गाड़ी थी जिसकी कीमत पहले जब कंपनी ने उसे स्टार्ट किया तो उसकी कीमत जो है वो 13 लाख से 14 लाख थी। अब वो कीमत जो है वो 28 से 30 लाख तक चली गई, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हुई है और उसके ऊपर भी ऑन है, उसके ऊपर भी ऑन था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब जो है वो ख़रीदारी या जिसे कहते हैं ना कि सेल्स जो हैं वो इस हद तक ड्रॉप हो चुकी हुई हैं कि जो पहले एक मॉडल जो है वो एक माह में 10,000 यूनिट बिकते थे, अब वो सिर्फ 900-500 यूनिट बिक रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के 900 से 500 जो शोरूम्स हैं या डीलर जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, बाकी जो 10,000 डीलर्स हैं वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। और इसकी एक वजह ये है कि जो हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें उस पॉलिसी का यही नहीं पता होता कि अगले दिन उस पॉलिसी पर अमल दरामद होगा भी या ये सिर्फ नोटिफिकेशन के हद तक जो है वो एक ऑर्डर आ चुका हुआ है। पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो एक आम सारिफ को हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ, कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं या जिसे गुड ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं उसमें इजाफा हुआ, अवामी सवारी जिसे कहा जाता है मोटरसाइकिल उसमें इजाफा हुआ, घरों की तामीर जो है वो मुश्किल हुई क्योंकि जो तामीराती स्टील और सरिया उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। लेकिन अभी तक जो हुकूमत है उसकी प्रायोरिटी या उसकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है कि हमने इसको चलाना है नहीं चलाना, हमने इसको बेचना है ताकि कोई इसको चलाए और बस वो बंद पड़ी हुई है। अच्छा, उसके बंद होने से ये हुआ है कि मार्केट में जो है वो डिमांड और सप्लाई का गैप इतना बढ़ चुका हुआ है कि वो कीमतें जो हैं वो हर कोई अपनी मर्ज़ी की लगा रहा है। अब ख़रीदार जो हैं वो 20 ख़रीदार हैं और जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक है, तो हर
19 लोग जो हैं वो यही उनकी कोशिश यही होगी कि ये मेरे पास आए, मैं 10-20-30 रुपए ऊपर दे के ले, और ये डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, इसको जो है वो नुकसान होता है। लेकिन इनको कोई मॉनिटर करने वाला भी नहीं है, कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने वाला भी नहीं है। इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करने वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है वो है, जो फेडरल की है, वफाकी है, जो इंडस्ट्री को जो करती है। लेकिन ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए ही है, और सिर्फ इस हद तक चेक एंड बैलेंस के लिए कि वो वजारत मिल जाती है वजीर साहब को, वो अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं, सही मीटिंग्स ले रहे हैं और अहकामात दे रहे हैं, मीटिंग मिनट्स भी बन रहे हैं। अहकामात क्या बंद करने के दे रहे हैं? अहकामात सिर्फ ये दे रहे हैं कि जी आप देखें जी ये क्या हो गया, इसको मसले को हल करें, ये करें। लेकिन वो मसले का हल सिर्फ ये निकल रहा है कि हर महीना, मतलब जैसे ही नया महीना चढ़ता है, मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा होता है, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होता है, तामीराती स्टील की कीमतों में इजाफा होता है, और कोई एक प्लांट या एक इंडस्ट्री बंद हो रही होती है, एक नहीं कई बंद हो रही होती हैं। और अलमिया ये हुआ है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है ये, अच्छा इसमें थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह भी एनालिसिस करें कि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास एक उसका कैपिटल होता है जिससे वो पूरी इंडस्ट्री को चला रहा होता है। हुकूमत ने उसे पॉलिसी दी और उसे जो है वो पाबंद किया कि अब तुमने अपनी इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसे लगाने, ज़्यादा मशीनें लेके आओ, जगह ज़्यादा बनाओ, यूनिट जो है उसको बढ़ाओ ताकि तुम्हारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, डिमांड एंड सप्लाई में गैप कम हो। गैप कम होगा तो कीमतें भी मुस्तकम होंगी। अब उसने अपना सारा कैपिटल लगा दिया और उसके बाद हुकूमत ने ये अगली नई पॉलिसी दी है कि जी हमने कोई एलसी नहीं खोलनी, कोई रॉ मटेरियल नहीं आना, कोई जो है वो आपके लिए खाम माल नहीं आएगा, जो इसके जो ज़रूरी जो मटेरियल्स आपने इंपोर्ट करना है वो भी नहीं आएगा। अब उसका नतीजा क्या निकला कि सबसे पहले उसने 3000 वर्कर से 300 वर्कर किए, फिर उसके बाद जो है उसने अब इंडस्ट्री जो है वो बंद कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो लोगों की पॉकेट्स जो है वो मुतय्यन करती हैं कि लोगों की जेबों में पैसा है तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होगी, लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो वो चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, फ्रॉडी। जो सिचुएशन है हमारे सामने यही हो रहा है, क्राइम रेट देख के कहाँ पहुंच गया है, हर कोई यही चाह रहा है क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो तनवीर साहब, आप लोगों की कोई मीटिंग हुई हो, कोई बात हुई हो, आप लोगों ने मुतालिबा किया हो, बिकॉज रॉ मटेरियल नहीं आएगा, खाम माल नहीं आएगा तो इस तरह तो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और हम फिर कहाँ जाएंगे? कोई ऐसी मीटिंग हुई हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ? जी बिल्कुल, हमने जो है अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स लाहौर के प्लेटफॉर्म से भी और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हमने अपनी इस सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की कि जो है ना इसके ऊपर आपको बैठकर एक रिफॉर्म्स पॉलिसी देनी पड़ेगी ताकि ये सारी इंडस्ट्री को बताया जाए। असल में एक बड़ी मिसकंसेप्शन सी क्रिएट हो चुकी हुई है कि आप पब्लिक के लिहाज से भी कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक जो ऑटो मेकर हैं ये सारे एक माफिया हैं और इन्होंने जो है लोकलाइजेशन पे काम नहीं किया। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप 2 व्हीलर का सेगमेंट देखें तो इस वक्त 99% 70 सीसी के सेगमेंट में डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर अमल हो रहा है। यानी कि सारी चीज़ें लोकलाइज हो चुकी हुई हैं। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि इसके प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे पास जो खाम माल है वो तो फिर भी बाहर से आना है ना। आपका स्टील, कॉपर, आपकी हर चीज़ें तो बाहर से आनी है और डे बाय डे जब गवर्नमेंट की जो इसमें प्रायोरिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट है कि वो जो ऊपर के जो ओवरहेड चार्जेस हैं वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब यूजुअली जो हमारी इंडस्ट्रीज जो इस तरह की स्किल्ड लेबर के साथ काम करती हैं, हम इतनी जल्दी उस लेबर्स को फारिग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारी टेक्निकल लेबर होती है, इसको रिटेन करना हमारे लिए मजबूरी होती है। तो उसकी वजह से हमारी FOH कास्ट बढ़ जाती है। जैसे पहले अगर मिसाल है कि मोटरसाइकिल अगर एक महीने में अगर 10,000 बिकती थी तो अगर वो 5,000 बिकेगी तो चार्जेस तो आपके उसके ऊपर ही लगेंगे ना। तो यही उसमें है कि अब देखें, अब नेक्स्ट जून से जो है गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम जो सैलरीज है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, तो उसका फिर एक नया इम्पैक्ट आएगा। और अभी जैसे डॉलर आज के दिन में वैसे तो इंटरबैंक रेट जो है 287 के करीब जो है बताया जाता है, लेकिन अंदर जो मेन जो उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर तो गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप 365 दिन की LCs के ऊपर अपने बाहर एक्सपोर्टर से खुद ही माल मंगाएं, तो उसके लिए जो रेट चार्ज हो रहा है वो तो 321 रुपये है। तो इस डिफरेंस का तो लोगों को पता ही नहीं है। 321 रुपये जी हाँ, $1 जी। तो क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप खुद अरेंज करें और अपनी शिपमेंट्स को लेके चलें क्योंकि LCs तो खोलनी नहीं। अब आप मुझे ये खुद बताएं कि मुझे याद है कि लास्ट में आपके प्रोग्राम में आया तो उस वक्त डॉलर रेट 200 रुपये था, आज 321 रुपये है। तो कैसे हम अपने जो है आवाम को ये तसल्ली दे सकेंगे कि भाई आगे जाके प्राइसेस कम होंगी? मुझे तो डर है कि ये प्राइसेस और बढ़ेंगी अगर ये सिचुएशन रही। क्योंकि 2020 में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था
पाकिस्तान का, हाँ जी, उसकी जो शरह थी, मतलब कि उसमें जो प्रोडक्शन की उसकी जो शरह थी या पैदावारी जो सलाहियत थी वो 52.6% थी। अच्छा, इस कैपेसिटी से वो उसकी शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा था। 2021 में वो तकरीबन कोई 46% तक आया, 2022 में वो तकरीबन 40% तक आया, अच्छा। और 2023 में वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने की वजह ये है कि प्लांट्स बंद हो गए। बिल्कुल, जब प्लांट्स बंद हो गए हैं, जब एक वेरिएंट या एक मॉडल जो है मोटरसाइकिल का या गाड़ी का, जब कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया है, तो फिर उसकी शरह तो नेगेटिव में ही जाएगी। आप देखें कि कहाँ 52% से सालाना गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पैदावार और उनकी फ़रोख्त जो है वो बढ़ रही थी, और कहाँ जो है वो माइनस में चला गया। अब एक गाड़ी जब बनती है, वो रोड पे आती है, तो उसके साथ कई रोज़गार होते हैं, छोटे छोटे रोज़गार होते हैं। उसमें पंचर वाला भी शामिल है, उसमें मैकेनिकल जो होता है उसका भी, बिल्कुल, उसके स्पेयर पार्ट्स का भी सारे होते हैं। ये एक मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही है, एक ये प्लांट बंद या यूनिट बंद नहीं हो रहा, कई लोगों का रोजगार जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा मुतासर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे, और कई कई लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जनाब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो मुस्तनद नहीं हैं, वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और एक गरीब आदमी के लिए नहीं सोचा जा रहा है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अब्दुल कादिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और तनवीर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लापता बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और लाहौर में रहने वाले शहरी आजकल शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं, और इसकी बड़ी वजह चंद माह में लाहौर में बच्चों की गुमशुदगी और अगवा की बढ़ती हुई वारदातें हैं। एक सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता चंद महीनों में लाहौर में बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के 562 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 6 बच्चे अगवा हो रहे हैं, और इनमें से ज़्यादा की तादाद 8 से 15 साल के बच्चों की है। और थानों में गुमशुदगी और अगवा की वारदातों की रिपोर्ट्स को सामने रखकर इन होलनाक वारदातों का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और ऐसी डिटेल्स को पढ़कर लाहौर का हर शहरी अपने बच्चों के मुतल्लिक फ़िक्रमंद भी, और ख़ुसूसन माएँ बहुत खौफज़दा हैं और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान भी हैं। और हाल ही में पंजाब में बच्चों के अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात की खबरें सोशल मीडिया समेत हर जगह फैलती जा रही हैं, जिसके बायस वालिदैन समेत तकरीबन हर दूसरे शख्स को ये तशवीश लाहक है कि क्या वाकई हमारे बच्चे इस वक्त गैर महफूज हैं। ताहम इन खबरों या वाक़यात में कितनी हकीकत है, और क्या वाकई बच्चों को अगवा करने वाला कोई गिरोह सरगर्म है इस वक्त, और इस हवाले से कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, इस पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अहमद रज़ा काज़िम है, माहिर कानून है। अहमद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अहमद, मिसिंग चिल्ड्रन डे आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आज के दिन को मनाने का एक तो मकसद क्या होना चाहिए हमारा, इसकी थीम क्या होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस हवाले से किस तरह आवाज़ उठानी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, और आपको इस बात का क्रेडिट जाता है कि आप इस मैटर में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, और बड़े कम लोगों को एक्चुअली पता है कि 25 मई को इस हवाले से मनाया जाता है, वर्ल्ड मिसिंग चिल्ड्रन डे के हवाले से। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक बात है कि इसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। इसका जब पहली दफ़ा क़याम किया गया था तो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इसका जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसको साइन किया था बल्कि बिल्कुल उसके अगले ही साल इसको रेटिफाई भी किया था, जिसका मतलब होता है कि हम इसको पाकिस्तान के लॉज के अंदर लेके भी आएंगे, और हमारे ऊपर एक आलमी जिम्मेदारी है अब कि हमने हर 5 साल बाद स्विट्ज़रलैंड में इसकी एक रिपोर्ट जमा करवानी होती है कि हमने इस बारे में क्या किया और किस तरह बढ़ा।
तो ये हर 5 साल बाद रिपोर्ट वहाँ पर जाती है? जी, ये हर 5 साल बाद पाकिस्तान के नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड जनीवा में जाके ये रिपोर्ट जमा करवाते हैं और इस बारे में बताते हैं कि पाकिस्तान ने इसको कॉम्बैट करने के लिए क्या इक़दाम उठाए। तो क्या लगता है किस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और क्योंकि केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट वो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि 1990 से लेके 2018 तक हमने इस बारे में कुछ हासिल नहीं किया और रिपोर्ट्स भी इसमें सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, और ये बड़ी एक अफसोसनाक था वाक़या 2018 में जो ज़ैनब बच्ची का कसूर में हुआ था। उसने एक तहलका मचा दिया और उसने एक रोल फिर अदा किया दोबारा एक आवाज़ उठाने में। उसके बाद पाकिस्तान में 2018 में आवाज़ उठने के बाद 2020 में ज़ैनब रिकवरी एंड अलर्ट एक्ट 2020 मुतारिफ कराई गई थी, जिसके मुताबिक ये स्पेशल लॉ के तौर पे एक इंट्रोड्यूस कराया था कि इसको एक ख़ास इम्पोर्टेंस दी जाएगी और एक ख़ास तरीके से इसको डील किया जाएगा। उसकी 5वीं शिक इस एक्ट की ये कहती है कि अब एक डेटाबेस बना दी जाएगी जिसमें आप मीडिया नुमाइंदगान का भी बड़ा किरदार है कि उस डेटाबेस में एक खबर चलेगी कि ये बच्चा मिसिंग हो गया और वो सारे न्यूज़ चैनल्स पर इकट्ठे एक बुलेटिन के तौर पे नज़र आएगी। इसने एक इम्प्रूवमेंट तो की है, लेकिन जो हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किए फैक्ट्स एंड फिगर्स पिछले साल की हद तक भी वो सेटिस्फैक्ट्री अनफॉर्चुनेटली अभी भी नहीं थे, और पिछले साल अलोन 1300 बच्चे अगवा हुए पूरे पाकिस्तान में और 60% उसकी शरह पंजाब से थी। अच्छा। और पंजाब में भी सबसे ज़्यादा लाहौर में। तो ये एक बड़ी तफ्तीश के काबिल एक बात है, और इसमें एक बड़ी अफसोस की बात है ये कि अभी तक ये मामला ऐसे ही चल रहे हैं, और इसमें मेरा ख्याल है पार्लियामान को एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जिस तरह इंसदाद दहशतगर्दी की एक सेपरेट अदालत है, जिस तरह और मामला में सेपरेट अदालत होती है, आई थिंक उसकी बड़ी सख्त एक ज़रूरत है कि एक सेपरेट अदालत, ताकि स्विफ्ट रिकवरी और इबरत का निशान बनाकर ऐसे लोगों को फिर माशरे में एक एग्जाम्पल कायम की जा सकती है इन मामलों को रोकने की। अच्छा, आप अभी इसके हवाले से काम भी कर रहे हैं, तो आपके पास कितने केसेस खास करके आते हैं जो बच्चे मिसिंग होते हैं, और उनकी एज लिमिट क्या होती है? अच्छा, ये एज का भी एक बड़ा सेंसिटिव होता है। इसमें यूजुअली 8 से लेके 15 साल तक के बच्चे होते हैं। अच्छा। और पुलिस को भी इसमें ज़रा इसलिए मुश्किल ज़्यादा आती है क्योंकि जिस तरह अभी हमने देखा कि जियो फेंसिंग एक तरीका जिससे वो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन नहीं होते तो वो जियो फेंसिंग से भी रह जाते हैं। और इस तरह के हमारे पास केसेस आए रोज़ आते हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ही आते हैं। और कितनी टोटल उसकी कितनी होती है, रेशो कितनी होती है, कितने आ जाते हैं? रेशो मेरे तकरीबन, मैं फौजदारी का पूरा काम करता हूँ और फौजदारी में ही देखता हूँ, उसमें 30% आप कह सकते हैं कि यही मामला होते हैं सिर्फ बच्चों के मिसिंग होने में, और उसमें बच्चियां भी होती हैं और बच्चे दोनों ही होते हैं। जी, और बच्चियों में अनफॉर्चुनेटली इसमें और ज़्यादा जो एक खतरनाक एम्बिट आ जाते हैं, जैसे आपको पता है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे एक वाक़यात आते हैं और रेप और एब्डक्शन, ये सारा, तो वो और भी ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो हम पे एक फर्दर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इन वाक़यात के बाद जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें फिर वो होता है कि वो माँ बाप ही बच्चों के खिलाफ हो जाते हैं कि अब जैसे ऑनर किलिंग की तरफ को वो बात बढ़ जाती है। तो पहला स्टेप होता है उनको रिकवर करवाना, और दूसरा स्टेप फिर ये भी होता है कि उनको अक्सर उनकी अपनी ही फैमिली से प्रोटेक्शन कोर्ट से हमें दिलवा के देनी पड़ती है कि इसमें इन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है जो उनके साथ हुआ। तो ये अभी एक ऑनगोइंग इशू है, और अब 2025 में जब दोबारा जनीवा में हम अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे उस पर ये ज़ैनब अलर्ट और ये सारा हमें अपडेट करना होगा, लेकिन इस पर मेरा हाल है पार्लियामान की बड़ी खास तवज्जो की एक ज़रूरत है। तो अच्छा, जब ये केस आ जाता है आपके पास तो रिकवरी जो डेज़ हैं, ये कितने दिनों में रिकवरी हो जाती है, कितना जो है ये फास्टली इसके ऊपर काम किया जाता है? दोबारा इसमें वही बात है कि 2020 से पहले तो ये ज़ाब्ता फौजदारी में बिल्कुल आम जो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है उसके मुताबिक ही प्रोसीड होती थी, लेकिन जब से ये ज़ैनब एक्ट आई है जिसको ज़ारा भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, उसके 9वीं शिक ये कहती है कि अब अगर कोई ऑफिसर इसको डिले करेगा या इसमें कोई स्लो प्रोग्रेस करेगा तो उसको भी इसमें सज़ा हो सकती है, कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 2 साल की सज़ा उसको भी होगी। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि जैसे ही हमें इसकी रिपोर्ट आती है, इसकी एक FIR दर्ज हो जाती है, नेशनल डेटाबेस में शेयर हो जाती है, चाहे वो लाहौर से ही क्यों ना हो, वो पूरे पाकिस्तान में उसमें शेयर हो जाएगा, ताकि अगर ट्रैफिकिंग के भी जिस तरह मामला होते हैं और वो लाहौर से उनको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे इदारे उसमें अवेयर हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन फिर भी होता ही है कि अदालत में अदम सबूत की वजह से ये निकल जाते हैं, जिसकी वजह से
इनको कोई डिटरेंस नहीं फेस कर रही अभी तक। और मेरा ख्याल है उसमें हमें ये करना चाहिए कि अदालती निज़ाम में थोड़ा सा इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूटर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए कि इन मामलात को आपने कैसे डील करना है, ऑनर किलिंग की तरफ बात ना लेकिन बढ़े, उसको कैसे अहमद करना है। इस तरह के केसेस जो हाईलाइट हो जाते हैं, जो मीडिया में आ जाते हैं, उसके ऊपर काम किया जाता है और स्पीडी उसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे ज़ैनब केस था, वो मीडिया में आ गया था, उसके ऊपर बहुत जल्दी काम हुआ। देन पिछले साल हमने देखा था कि कराची से एक लड़की को ट्रैप किया गया और वो लाहौर लेकर आए और मुख्तलिफ जगहों पर लेकर गए, फिर उसका निकाह भी हो गया और अब वो बाजियाब होकर अपने वालिदैन के पास वापस चली गई है। तो इस तरह के जो ग्रोह हैं जो बच्चों को ऑनलाइन ट्रैप कर रहे होते हैं, देन वो घर से भागने की कोशिश करते हैं, उनको लेकर आते हैं, तो जब तक वो हाईलाइट नहीं होते मीडिया पर तब तक उनकी बात नहीं की जाती और ना ही बच्चियां बाजियाब कराई जाती हैं। तो इस हवाले से भी क्या आपको लगता है कि काम करने के इकदाम लेने की ज़रूरत है हमें? बिल्कुल जी, ये आपने एक बहुत दोबारा इंपॉर्टेंट बात की है कि फिर से इसको बस एक PPC 1860 के मुताबिक ही देखा जाता है। ज़ाब्ता फौजदारी में आम प्रोविजंस के नीचे किडनैपिंग, एब्डक्शन या रेप के जो भी मामला हों उसमें इनको देखा जाता है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि जब तक मीडिया की आंख ना आ जाए तो उसके ऊपर उस तरह से काम नहीं होता जिस तरह जब हाईलाइट और प्रेशर होता है तो होता है। उसके लिए मैं फिर से वही कहूँगा कि एक सेपरेट अदालत इस मामले के लिए बनानी चाहिए, खास कानून के मुताबिक उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक आम अदालत में हमारा फिर भी अभी प्रोसेस स्लो है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसके अंदर एक स्पीडी ट्रायल होता है, स्पेशल लॉज के अंदर स्पेशल ट्रायल्स होते हैं। इस मामले क्योंकि वो स्पेसिफिक उन्हीं के लिए है ना, वो वहाँ पर जाएंगे और उनका फौरन से मुकदमा और समाअत हो जाएगी। यहाँ पर आपको पता है कि एक ही अदालत ने कितने कितने जो है सालों के पहले भी सुननी होती है, प्रोसीडिंग सुननी होती है, तो इसलिए भी डिले होती जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह इस वक्त हमारी लाहौर हाई कोर्ट में 2016 के केसेस पे समाअत हो रही है, जिसका मतलब है कि आज अगर उसमें कोई अपील करेगा तो उसकी बारी ही 2027 या 28 में जाकर आएगी। तो ये प्रेशर है हमारी अदालतों में। इसमें हमारे फाजिल जज साहिबान का भी कसूर नहीं है, इसलिए क्योंकि वो हैंडफुल ऑफ जजेस हैं और केसेस इतनी ज़्यादा तादाद में है, और फिर ये पॉलिटिकल केसेस भी जब आते हैं तो अदालती सिस्टम ज़रा चौक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एक स्पेशल अदालत और स्पेशल फाजिल जजेस जो इसमें डाले जाएं, उसमें मेरा ख्याल है इसमें बड़ी एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप और रूम भी क्रिएट हो जाएगा। तो वो कौन करेगा? आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो इस हवाले से काम होगा ना? जी बिल्कुल, देखें हम तो आवाज़ उठाते हैं और इस सिलसिले में हमारी अक्सर मीटिंग्स होती हैं। अच्छा। लेकिन इसमें हमें स्पेशल इंटरेस्ट की ज़रूरत है वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत इसको देखे, इसमें हम अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन पार्लियामान के थ्रू वो इसमें लॉ स्पेशल लेके आए और इसको ट्रीट करें एज अ स्पेशल केसेस। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये ज़ैनब अलर्ट क्रिएट करने के बावजूद भी जो एक बड़ा इसमें प्रोग्रेस आया था वो ये था कि 15 की जगह अब उन्होंने इसमें एक सेपरेट 1099 की हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवा दी कि चलें इसमें एक लोड कम हो जाए और सिर्फ यही मामला तो उन हेल्पलाइंस पे जाएं। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ गई। लेकिन अदालती कार्रवाई के अंदर हमारे प्रोसिक्यूटर्स को कोई खास ट्रेनिंग नहीं है कि एक बच्चों को और एक आम मिसिंग पर्सन को और एक आम किडनैपिंग के केस में फ़र्क क्या है। मेरा ख्याल है वो ट्रेनिंग के लिए हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपका तो थैंक यू, आप कर ही नहीं है कि आज जिस तरह मैं नहीं जानता बड़े लोगों को जिनको पता हो कि आज का दिन की स्पेशलिटी क्या है, तो अवेयरनेस भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्लियामान को इसमें एक्ट बनाकर एक प्रॉपर लॉ पास करने की ज़रूरत है जिसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। लॉज तो बहुत मौजूद होते हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से फिर वो हमारे यहाँ पर कोई बेहतरी नहीं आ रही होती है। अच्छा, दूसरा इसकी थोड़े से प्रोसीजर के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि अगर एक बच्चा लापता हो जाता है, दिन रेप हो जाता है या इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, तो वो बंदा पकड़ा जाता है जो जिसने अगवा किया होता है, तो उसके ऊपर क्या चार्जेस लगते हैं, कितने साल की उसको सज़ा होती है, कितना जुर्माना होता है? ये तो फैक्ट टू फैक्ट वेरी करेगा हर केस में। लेकिन एक आम केस में जिसमें रेप शामिल हो जाए या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्योंकि ये बड़े एक अफसोस की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये जो इंटरनेट और डार्क वेब के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट कसूर से प्ले किया जाता है। तो वो अगर शेक इसमें डाल दी जाए, इसमें ये पुलिस का भी किरदार बड़ा अहम होता है कि वो जो FIR काटेंगे
वो कितनी स्ट्रांग होगी कि आया उसमें सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर या रेप है या फिर उन्होंने इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिक भी डाली है, और कितनी स्ट्रांग उन्होंने, जिस तरह इस सिलसिले में मेरी एक बार आईजी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम विद इन द पुलिस डिपार्टमेंट ये कर रहे हैं कि आपने चलान और एफआईआर पे बड़ी मेहनत करके उसको एक इस तरह का बनाना है कि उसमें से वो निकल ना सकें। हमारे पास बिल्कुल जैसे आपने कहा कि लॉज तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। हमारे इन्हीं लॉज में सजाए मौत की भी सज़ा मौजूद है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, रेप के लिए अंडर एज चिल्ड्रन के साथ, और एब्डक्शन और किडनैपिंग और मर्डर के लिए ज़्यादातर इन ऑफेंसेस में सजाए मौत ही है। लेकिन सिर्फ इसमें मसला ये आता है कि जिस तरह से ये मुलजिमान फ़ायदा उठाते हैं कानून का और डराते और धमकाते हैं वारसान को विटनेस देने के लिए, उस सिलसिले में हमें एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है कि घर वालों को जो ऑलरेडी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे होते हैं उनको इस किस्म के मज़ीद प्रेशर से ना गुजरना पड़े। और अगर इसमें कोई अदालत में जिस तरह ये होता है कि एफआईआर कट गई, उसके बाद अब विटनेस शुरू हो गई और उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ या जिरा हो रही है उनके ऊपर, तो जिरा के दौरान इस तरह के सवाल ना पूछे जाएं जिसमें कि उनको उनकी इज्जत में कमी फील होती हुई फील हो, या फिर ऑनर किलिंग की तरफ हम खुद उसको एक अदालती सिस्टम के थ्रू प्रॉम्प्ट करें। ठीक है जी। बैरिस्टर अहमद रज़ा काज़िम हमारे साथ मौजूद थे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम बात कर रहे थे जनाब, वर्ल्ड मिसिंग चिल्ड्रन डे आज मनाया जा रहा है और हमारा लॉ इस हवाले से क्या कहता है और मज़ीद हमें किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है उस पर हमने बात की है। हमारे साथ अहमद रज़ा काज़िम मौजूद थे। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। और अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं इस सेगमेंट में और उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब, बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। एक सवेर वो वियारना की मुर्दा बस्ती में पहुंचे जहां तेज हवा से रेत पक्की ठीकरियों और मोहरों पर से धीरे धीरे सरक कर उनकी शक्लें दिखाती थी। सूरज चढ़ा और सर पर आ गया और वो सुस्ताने के लिए एक टीले की ओट में हो बैठे। तुम यहाँ से उठ जाओ, वर्चन ने उसे कहा। उधर किसी और जगह छांव देखकर वहाँ जा बैठो। क्यों? डोरगा हैरान हुआ पर जवाब लिए बगैर उठकर परे चला गया। वर्चन ने डोरगा को उठा दिया था कि वो उस काले डर को उसके चेहरे पर सिमटता फैलता न देख पाए जो इस मुर्दा बस्ती के सामने पाकर उसके अंदर में से उबलता था और चेहरे तक आता था। मोहंजो जाते हुए वो इसके पास से हो गुजरा था पर इसके अंदर नहीं आया था, और आज भी अगर ये रात में उसके कदमों के नीचे से निकल कर पीछे रह जाती तो वो खुश होता। पर सवेर होने पर उन्हें रुकना था, नहीं तो गर्मी उन्हें जला देती। और जब सवेर हुई तो वो वियारना में थे। यहाँ कभी कोई नदी थी शायद जो अब नहीं थी। ये जो हिस्सा मैंने आपको सुनाया है ये समझ लीजिए कि खुलासा है बहाव का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल बहाव, इसे संगे मील ने शाया किया है और मेरी तालिबिल्माना राय में ये वो नावल है जिसने रजिस्टर करवाया मुस्तनसर हुसैन तारड़ को बतौर लेजेंडरी नावल निगार। इसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी फ़न की तमाम सलाहियतें, अपनी तख्लीकी सलाहियतें इकट्ठी करके ये नावल जो है उसको लिख डाला। 5000 साल पुराना पंजाब का इलाका और सिंध का इलाका, ये इसका जो है पस मंज़र है। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, बुनियादी 3 कैरेक्टर, पारोशनी, वर्चन और समरू। और अगर मैं इसका वन लाइनर बयान कर सकूं तो वो ये है कि ये एक लव ट्राइएंगल है। पारोशनी का, वर्चन और समरू, ये 2 मर्द किरदार हैं और पारोशनी एक खातून है। और ये एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे दरियाए घाघरा बहता है। ये उसके किनारे की बस्ती है, छोटी सी बस्ती है बेनाम। और दरियाए घाघरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है हमारी आंखों के सामने से। अब भी बाज़ दरिया ख़त्म हो रहे हैं। अभी मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम के बारे में तहरीकें चल रही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और इसी तरह हमारी आंखों के सामने दरिया रावी जो था वो हमारे बचपन में कितना पानी था और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहा है, बहुत कम पानी रह गया है। तो दरिया घाघरा भी इसी तरह भावलपुर के रास्ते में हमें नज़र आता है। और वहाँ पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इस नावल को सेट किया। वहाँ से एक किरदार मोहनजोदाड़ो भी जाता है और वहाँ जाके मोहनजोदाड़ो को सारा अच्छे तरीके से देखता है। वर्चन उसका नाम है। और समरू जो है वो वहीं पे बस्ती में ही रह जाता है पारोशनी के पास, जबकि वर्चन चला जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो अपना मिजाज और अपनी शख्सियत है ये वर्चन और समरू में बट गई है। वर्चन तारड़ साहब की तरह मुसाफिर है
और आवारागर्द है, जो खुद ये लिखते हैं वेगाबॉन्ड अपने आप को कहते हैं। जबकि समरू जो है वो पानी का गिलास जिसको देखकर, जिसमें पानी एक दिन कम हो गया था और इनके अंदाजे से कम निकला, उसको देखकर ये नावल लिखने का तारड़ साहब को ख्याल आया। ये वाक़या समरू के साथ गुजरता है। फिर पारोशनी एक एम्पावर्ड वेमेन है उस दौर की, और तारड़ साहब ने बहुत महारत से और ख़ूबसूरती से उस दौर को दोबारा से ज़िंदा कर दिया इस नावल में, पारोशनी को दिखाते हुए कि वो उस दौर की ऐसी खातून है कि जब मादरश्री दौर था, ख़वातीन काम करती थीं, पिदरश्री मुआशरा नहीं था, और मेल और जो डोमिनेशन होती थी वो नहीं थी, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं थी, वो फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी। तारड़ साहब ने बुनियादी तौर पे नोहा लिखा है पानी के खुश्क होने का, और ये जो बहाव लफ्ज़ है ये एक अलामत है पानी के बहाव की भी, जो कि अपने रास्ते भी बदलता है, और जब पिछला रास्ता उसका बदल जाता है तो वहाँ पे जो खुश्का पड़ता है उससे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। मछली, चरिंद, परिंद, रुख, दरख्त, इंसान, सब कुछ, कल्चर, तहजीबें ख़त्म हो जाती हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये कैसे तबाह हुई, इस अभी सवालिया निशान है, लेकिन यही है कि वहाँ से दरियाओं ने रास्ते बदल लिए, सैलाब ने तबाहकारी की होगी, या शायद आर्यंस आए, उन्होंने आके बर्बाद किया और उसके बाद दरिया ने रुख बदल लिया और वहाँ पे खुश्का पड़ गया, कहीं पे कलराठी हो गई ज़मीन और कहीं पे बिल्कुल रेत ही रेत रह गई। तो बहाव वक्त का भी है, 5000 साल का वक्त ये बह रहा है इस नावल में। बहाव एक इंसानी जो तख्लीकी मादा है जिससे इंसान बनते चले जा रहे हैं हज़ारों सालों से, उसका भी एक बहाव है कि वो शक्लें बदलता है। आपको ये नावल पढ़ते हुए हमीदा जमीला हाशमी साहिबा का दश्त सूस भी याद आएगा, क्योंकि उसमें भी दरिया का बड़ा शानदार जिक्र है। फिर शोलो खौफ का डॉन याद आएगा। इसके अलावा आपको सिद्धार्थ भी याद आएगा हरमन हैसे का, और प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, और जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।